ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, मैं आपको आज फिर से समाजी साइंस की क्लास में खैर मक़दम करती हूँ। तो बच्चों, गुज़िश्ता क्लास में हमने जमात हश्तम मज़मून समाजी साइंस शाख सियासी साइंस में सबक इंसानी हकूक़ में हिस्सा अव्वल से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए आज हम इंसानी हकूक़ का हिस्सा दुम से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता क्लास में हमने सबक इंसानी हकूक़ में इंसानी हकूक़ का तस्वुर, माने व मफ़हूम और इंसानी हकूक़ की तरक्की व नशोनुमा से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा इंसानी हकूक़ का ऐलान और दस्तूर हिंद में शहरियों के लिए फ़राहम करदा बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक़ भी चंद मालूमात हासिल किए हैं। आइए आज हम इस सबक में बुनियादी हकूक़ से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करते हुए बुनियादी हकूक़ और इंसानी हकूक़ में फ़र्क को समझेंगे और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए इससे पहले हम गुज़िश्ता क्लास का थोड़ा सा इआदा करेंगे। तो चलिए बच्चों, इन सवालात के जवाब दीजिए। मैग्ना कार्टा पर किसने दस्तखत किया था? बताइए बच्चों, कौन बताते हैं? गुज़िश्ता क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मैग्ना कार्टा पर किसने दस्तखत किया था? जी हाँ, आप बोलिए। मैग्ना कार्टा पर बादशाह जॉन ने दस्तखत किया था। शाबाश, आपका जवाब सही है। नेक्स्ट सवाल है, दूसरी जंग अज़ीम के बाद इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन सा इदारा वजूद में आया? कौन बताते हैं? जी हाँ, आप बताइए। गुड, इदारा अक़वाम मुत्तहिदा। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारा अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में आया। नेक्स्ट सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंसानी हुकूक़ का ऐलान कब किया गया? जी बताइए, कौन बताते हैं? कोशिश कीजिए। जी हाँ, आप बताइए। 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में किया गया। वेरी गुड। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंसानी हुकूक़ का ऐलान 10 दिसंबर 1948 ईस्वी में किया गया। शाबाश। आइए बच्चों, आज हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। बुनियादी हक़ में नंबर 14 हक़ है मजहबी आज़ादी का हक़, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। हिंदुस्तान के हर शहरी को अपना मनपसंद मज़हब इख्तियार करने और अमल करने की आज़ादी है। मजहबी आज़ादी का हक़ किसे कहते हैं? यानी हिंदुस्तान के हर शहरी को अपना मनपसंद मज़हब इख्तियार करने और अमल करने की आज़ादी है। हम कौन सा भी मज़हब इख्तियार कर सकते हैं, इसकी हमें पूरी आज़ादी है। और इसमें ये भी है कि किसी भी मज़हब के मानने वाले शख्स को बहला फुसला कर तब्दीली मज़हब की तलक़ीन नहीं कर सकते। नंबर 5वां हक़ है सक़ाफ़ती व तालीमी हक़, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अक़लियतों के मज़हब, ज़ुबान और तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़ करना ही इस बुनियादी हक़ का मकसद है। क्या है बच्चों इसका मकसद? अक़लियतों यानी माइनॉरिटीज़ के मज़हब, ज़ुबान और तहज़ीब का तहफ़्फ़ुज़ करना ही इस बुनियादी हक़ का मकसद है। अक़लियतों के लिए तालीमी इदारे क़ायम करके इंतज़ामिया चलाने का हक़ हासिल है ना। अक़लियतों यानी माइनॉरिटीज़ को तालीमी इदारे जैसे मदारिस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह क़ायम करके चलाने का हक़ भी हासिल है।
नंबर 6 है दस्तूरी हक तलफी तसी का हक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी दस्तूरी हक तलफी तसी का हक किसे कहते हैं? देखिए, अगर किसी शहरी को ये लगे कि उसके बुनियादी हुकूक की हक तलफी हो रही है तो वो अदालत में जाकर शिकायत कर सकता है। इस हक को दस्तूरी हक तलफी तसी का हक कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? अगर किसी शहरी को ये लगे कि उसके बुनियादी हुकूक की हक तलफी हो रही है, यानी उसके बुनियादी हुकूक की पामाली हो रही है, उसके बुनियादी हुकूक छीने जा रहे हैं, उसको ऐसा महसूस होता है तो वो अदालत में जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है। इसको दस्तूरी हक तलफी तसी का हक कह सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो शिकायत दर्ज कर सकता है। इस तरह वो अपनी बुनियादी हुकूक की हिफाजत कर सकता है। 1978 में दस्तूर के 44वीं तरमीम में जायदाद के हक को बुनियादी हक से निकालकर दफ़ा 301 के तहत दस्तूरी हक में शामिल किया गया। देखिए बच्चों, ये अहम मालूमात हैं, आपको याद रखनी चाहिए। 1978 ईस्वी में दस्तूर के 44वीं तरमीम में यानी 44th अमेंडमेंट, तरमीम यानी नज़रसानी करना, तब्दीली करना, जो मौजू और सही है उसको ऐड करना, जो मौजू नहीं लगता वो उसको निकाल देना, इसको तरमीम कहते हैं। तो 1978 ईस्वी में दस्तूर के 44वीं तरमीम में जायदाद के हक़ को बुनियादी हक़ से निकालकर दफ़ा 301 के तहत दस्तूरी हक़ में शामिल किया गया। और 2002 में दस्तूर के 86वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 21A के मुताबिक तालीम को बुनियादी हक़ करार दिया गया। इसके मुताबिक हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि 6 से 14 साल तक तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाए। देखिए, 2002 में दस्तूर के 86वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 21A के मुताबिक तालीम को बुनियादी हक़ करार दिया गया। उससे पहले तालीम को नहीं था, तालीम को बुनियादी हक़ में शुमार नहीं किया गया था, लेकिन 86वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 21A के मुताबिक तालीम को बुनियादी हक़ करार दिया गया। उसके मुताबिक हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि 6 से 14 साल तक तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। तो बच्चों, ये अहम मालूमात है, आप इसे अच्छी तरह से याद रख लीजिए। दस्तूर में फराहम करदा बुनियादी हुकूक़ के नाम बताइए। चलिए बच्चों, बताइए। अब तक हमने बुनियादी हुकूक़ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलिए उन हुकूक़ के नाम बताइए। कौन बताते हैं? जी, कोशिश कीजिए। जी हाँ, आप कीजिए। चलिए बोलिए। जी, मसावत का हक़, गुड। नेक्स्ट, आज़ादी का हक़, बहुत खूब। और बोलिए। इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक़, जी हाँ। और मजहबी आज़ादी का हक़, शाबाश। और बोलिए। सक़ाफ़ती व तालीमी हक़, जी। और दस्तूरी हक़ तलफ़ी तसी का हक़, वेरी गुड। ये तमाम यानी मसावत का हक़, आज़ादी का हक़, इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हक़, मजहबी आज़ादी का हक़, सक़ाफ़ती व तालीमी हक़, दस्तूरी हक़ तलफ़ी तसी का हक़, ये तमाम 6 बुनियादी हुकूक़ हैं जो हिंदुस्तान के दस्तूर की जानिब से उसके शहरियों को फराहम किए गए हैं। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। दस्तूरी हक़ तलफ़ी तसी का हक़ किसे कहते हैं? चलिए बच्चों, कौन बताते हैं? दस्तूरी हक़ तलफ़ी तसी का हक़ किसे कहते हैं? जी, कोशिश कीजिए। जी हाँ, देखिए, अगर किसी शहरी को ये लगे कि इसके बुनियादी हुकूक़ की हक़ तलफ़ी हो रही है तो वह अदालत में जाकर शिकायत कर सकता है। इस हक़ को दस्तूरी हक़ तलफ़ी तसी का हक़ कहते हैं, है ना? समझ में आया? अगर किसी शहरी को ये महसूस हुआ कि उसके बुनियादी हक़ की हक़ तलफ़ी हो रही है या फिर उसके बुनियादी हक़ की पामाली हो रही है तो वह अदालत में जाकर शिकायत कर सकता है। इस हक़ को दस्तूरी हक़ तलफ़ी तसी का हक़ कहते हैं। इंसानी हुकूक़ और बुनियादी हुकूक़ में फ़र्क। आइए अब हम देखेंगे कि इंसानी हुकूक़ और बुनियादी हुकूक़ में क्या फ़र्क है।
इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक। इंसानी हुकूक अपनी फितरत में आलमगीर हैं, ये किसी मुल्क तक मखसूस हैं, यानी इंसानी हुकूक तमाम दुनिया के इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये अपनी फितरत में आलमगीर हैं। जबकि बुनियादी हुकूक ये किसी मुल्क तक मखसूस हैं, यानी ये किसी मुल्क तक ही मखसूस हैं, ये उस मुल्क के शहरियों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है, और इंसानी की मुकम्मल नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं, ये इंसानों के वक़ार को बरकरार रखते हैं। इंसानी हुकूक इंसानी की मुकम्मल नशोनुमा के लिए ज़रूरी हैं, ये इंसानों के वक़ार को बरकरार रखते हैं। जबकि बुनियादी हुकूक ये एक आम नॉर्मल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। इनकी पामाली पर अदलिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। इंसानी हुकूक की पामाली पर, यानी इंसानी हुकूक की पामाली पर अदलिया की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। जबकि बुनियादी हुकूक अदलिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बुनियादी हुकूक को अदलिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इनकी पामाली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है ना। इंसानी हुकूक की पामाली पर अदलिया की जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कुछ इदारों के ज़रिए मदद लेकर इसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी अदालत की ज़िम्मेदारी है, उनकी पामाली पर सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करती है। ये बैनुल-अक़वामी सतह पर यूएनओ के ज़रिए अमल में आए, यानी इंसानी हुकूक बैनुल-अक़वामी सतह पर यूएनओ के ज़रिए अमल में आए। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ की तरफ से ये ऐलान किए गए। लेकिन बुनियादी हुकूक ये मुल्क के दस्तूर या क़ानून के ज़रिए अमल में आए। तो ये इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक में फ़र्क है। इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक में कोई एक फ़र्क बताइए। तो चलिए बच्चों बताइए, इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक में क्या फ़र्क है, कोई एक फ़र्क बताइए। इंसानी हुकूक अपनी फितरत में आलमगीर हैं, जबकि बुनियादी हुकूक किसी मुल्क तक मखसूस हैं। वेरी गुड। इंसानी हुकूक तमाम सारे आलम के इंसानियत के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये नेचुरल हुकूक हैं। जबकि बुनियादी हुकूक किसी मुल्क तक मखसूस हैं, ये उस मुल्क के शहरियों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे। आइए बच्चों, अब हम इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमगीर सतह, कौमी और रियासती सतह पर इंसानी हुकूक कमीशन क़ायम किए गए हैं। 1966 में अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने इजलास में तमाम मेंबर ममालिक को हिदायत दिया है कि वो इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद रहे। इसके लिए आलमगीर सतह पर और कौमी सतह पर और रियासती यानी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल इदारों कमीशन क़ायम किए गए हैं। तो आइए उन कमीशन से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन 1993, रियासती इंसानी हुकूक कमीशन 1993, कौमी कमीशन बराए ज़ेर फ़हरिस्त ज़ात 2003 दफ़ा 338, कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात 1993, कौमी कमीशन बराए ख़वातीन 1990, कौमी कमीशन बराए अक़लियत 1992, मालूमात का हक़ 2005। तो आइए अब हम इन तमाम से मुताल्लिक़ तफ़सीली मालूमात हासिल करेंगे। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन, ये जो लोगो है कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की है। 1993 में पास शुदा इंसानी हुकूक क़ानून के तहत इसकी तश्कील हुई, यानी 1993 में पार्लियामेंट में एक क़ानून पास हुआ, इंसानी हुकूक क़ानून, उसके तहत इस कमीशन की तश्कील हुई। इसका एक चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? इसका एक चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं। इनको सदर हिंद की जानिब से नामज़द किया जाता है। कौन इनका इंतखाब करते हैं? हिंदुस्तान के सदर इनका इंतखाब करते हैं। इनकी मियाद 5 साल है, यानी इनका पीरियड कितना है? 5 साल के लिए होता है।
کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی تعصب اور مداخلت کے آزادانہ طور پر کام کرے. کمیشن کو یہ اختیار دیا گیا ہے، یہ پاور ہے کہ وہ بغیر کسی تعصب اور مداخلت کے آزادانہ طور پر کام کرے، یعنی بغیر کسی پارشلٹی، ڈسکرمنیٹ کیے بغیر ایمانداری کے ساتھ کام کرے. ریاستی انسانی حقوق کمیشن دوسرا کمیشن ہے، دوسرا ادارہ ہے ریاستی انسانی حقوق کمیشن. 1993 کے انسانی حقوق کے قانون کے تحت تمام ریاستوں میں ریاستی انسانی حقوق کمیشن قائم کیے گئے. یعنی 1993 میں جو انسانی حقوق قانون پاس کیا گیا تھا اس کے تحت تمام ریاستوں میں ریاستی انسانی حقوق کمیشن قائم کیے گئے ہیں. اس کے چیئرمین اور اراکین کو گورنر کی جانب سے مقرر کیا جاتا ہے، تقرر کیا جاتا ہے. اس کے جو چیئرمین اور اراکین رہتے ہیں ان کو گورنر کی جانب سے نامزد کیا جاتا ہے. اس کا چیئرمین ہائی کورٹ کا وظیفہ یاب جج ہوتا ہے اور اس کے اراکین فی الحال سروس کرتے ہوئے ہائی کورٹ جج یا پھر وظیفہ یاب جج ہوتے ہیں. یہ کمیشن انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مقدمات کی سماعت کرتے ہیں. یہ کمیشن کا کام کیا ہے؟ ریاستی انسانی حقوق کمیشن انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مقدمات یعنی کیسز کی سماعت کرتے ہیں، یعنی سنوائی کرتے ہیں. انسانی حقوق قانون کب پاس ہوا؟ چلیے بچوں بتائیے، انسانی حقوق قانون کب پاس ہوا؟ جی ہاں بتائیے. انسانی حقوق قانون 1993 عیسوی میں پاس ہوا. بہت خوب. نیکسٹ سوال ہے، قومی انسانی حقوق کمیشن کے اراکین کی میعاد کتنے سال ہے؟ کون بتاتے ہیں؟ جی شاباش، آپ بتائیے. قومی انسانی حقوق کمیشن کے اراکین کی میعاد 5 سال ہے. ویری گڈ. نیکسٹ ہے، قومی کمیشن برائے زیر فہرست ذات یعنی شیڈول کاسٹ. 2003 میں دستور کے 89 یعنی 19ویں کے ذریعے دفعہ 338 کے تحت قومی کمیشن برائے شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائبس تشکیل دیے گئے ہیں. قومی کمیشن برائے شیڈول کاسٹ، اس میں ایک چیئرمین، ایک نائب چیئرمین اور 3 ممبر ہوتے ہیں. قومی کمیشن برائے شیڈول کاسٹ میں کتنے ممبر ہوتے ہیں؟ ایک چیئرمین، ایک نائب چیئرمین اور 3 ممبر ہوتے ہیں. ان کا تقرر بھی صدر ہند کرتے ہیں. کون کرتے ہیں بچوں ان کا تقرر؟ صدر ہند کرتے ہیں. اس کا صدر دفتر نئی دہلی میں واقع ہے. کہاں پر ہے اس کا صدر دفتر؟ نئی دہلی میں. یہ شیڈول کاسٹ پر ہونے والے مظالم کا محاسبہ کرتا ہے، یعنی یہ شیڈول کاسٹ پر ہونے والے ظلم اور ناانصافیوں کا محاسبہ کر کے ان کی مدد کرتا ہے. علاوہ اس کے کمیشن انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو جو کہ ان کے خلاف ہوا کرتی ہیں ان کی نشاندہی کر کے انہیں امداد فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ کمیشن اور کیا کرتا ہے؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جو ان کے خلاف ہوا کرتی ہیں ان کی نشاندہی کر کے انہیں مدد فراہم کرتا ہے. کمیشن مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ضروری معلومات اور اعداد و شمار فراہم کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کی بہبودی کے لیے ضروری منصوبے بنائے جا سکے. اس کے علاوہ اور کیا کام کرتا ہے یہ کمیشن؟ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ضروری معلومات، اعداد و شمار فراہم کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کی بہبودی، فلاح و بہبودی کے لیے ضروری منصوبے، پلانس بنائے جا سکے. قومی کمیشن برائے شیڈول طبقات 2003 میں دستور کے 99ویں ترمیم کے ذریعے قومی کمیشن برائے شیڈول طبقات وجود میں آیا. کمیشن کا ایک چیئرمین، ایک نائب چیئرمین اور 3 ممبر ہوتے ہیں. یعنی قومی کمیشن برائے شیڈول طبقات کا ایک چیئرمین، ایک نائب چیئرمین اور 3 ممبر ہوتے ہیں. ان کا تقرر بھی صدر ہند کی جانب سے ہوتا ہے. یہ شیڈول طبقات پر ہونے والے ظلم کا محاسبہ کرتا ہے اور ان کے حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کر کے ان کی مدد کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے بچوں؟ یہ
शेड्यूल तबक़ात पर होने वाले जुल्म का मुहासबा करता है, जांच करता है, फिर उनको उस जुल्म के खात्मे के लिए उनकी मदद करता है। कौमी कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात, ये कमीशन 1993 ईस्वी में तश्कील दिया गया। कब बनाया गया है? ये 1993 ईस्वी में बनाया गया है। ये पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ की हिफाजत करता है, बैकवर्ड क्लासेस के हुकूक़ की हिफाजत करता है। इसका एक चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं। इसके चेयरमैन और अराकीन को सदर हिंद नामज़द करते हैं। इसके चेयरमैन और अराकीन को भी सदर हिंद नामज़द करते हैं, यानी इंतखाब करते हैं। इसका सदर दफ्तर नई दिल्ली में वाक़ है। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में वाक़ है। नेक्स्ट है कौमी कमीशन बराए ख़वातीन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स। वो जो लोगो हैं वो कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की है। औरतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1990 में ये कमीशन तश्कील दिया गया है। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन क्यों बनाया गया है बच्चों? ये औरतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। औरतों को उनके दस्तूरी हुकूक़ के बारे में बेदार करता है, यानी उनके दस्तूरी हुकूक़ से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम करता है, उनको शऊर अता करता है। इसके अलावा औरतों की तालीम, सेहत और माशरे में हैसियत का मुताला भी करता है। माशरे में औरतों का क्या मुकाम है, उनकी क्या हैसियत है, इसके बारे में भी वो मुताला करता है। इसका एक चेयरमैन और 5 मेंबर होते हैं। कौमी कमीशन बराए ख़वातीन के एक चेयरमैन और 5 मेंबर होते हैं। इसके चेयरमैन और अराकीन को सदर हिंद नामज़द करते हैं। इसके चेयरमैन और अराकीन को भी सदर हिंद ही सेलेक्ट करते हैं। इसका सदर दफ्तर नई दिल्ली में वाक़ है। इसका हेड ऑफिस भी नई दिल्ली में वाक़ है। कौमी कमीशन बराए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब किस साल तश्कील दिया गया? चलिए बच्चों बताइए, किस साल तश्कील दिया गया? जी हाँ, बहुत खूब, 2003 में तश्कील दिया गया। नेक्स्ट, इंसानी हुकूक़ इदारों का मकसद क्या है? क्या है जी बताइए। गुड, इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कौमी कमीशन बराए अक़लियत, यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, 1992 ईस्वी में अक़लियतों की हिफाजत के लिए ये कमीशन तश्कील दिया गया। यानी 1992 में अक़लियतों की हिफाजत, यानी अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत के लिए ये कमीशन तश्कील दिया गया है। 6 मजहबी कौमों को मजहबी अक़लियती करार दिया गया है। 6 कौमें कौन सी हैं वो? जी देखिए उस तस्वीर में 6 कौमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी हैं। इन 6 कौमों को मजहबी अक़लियती कौमें करार दिया गया है। यह कमीशन अक़लियती अक़वाम की तरक्की और हुकूक़ की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाता है। ये कमीशन मालूमात का हक़, राइट टू इंफॉर्मेशन, हिंदुस्तान में 2005 में इत्तलाती हक़ का एक्ट मंजूर हुआ। इसका मकसद अवामी ज़िंदगी में फैली हुई रिश्वत की जांच पड़ताल करने, इंतज़ामिया को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए और हुकूमत को अवाम के सामने जवाबदा करना है। इसका मकसद क्या है बच्चों? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इसका मकसद अवाम की ज़िंदगी में फैली हुई रिश्वत यानी करप्शन की जांच पड़ताल करने और इंतज़ामिया को साफ़ व शफाफ बनाने और हुकूमत के काम व काज और अफ़आल को अवाम के सामने पेश करना है। क्या आप जानते हैं बच्चों, मरकज़ी हुकूमत ने इस्तेहसाल को रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं। जैसे 1948 ईस्वी में कम अज़ कम उजरत का एक्ट, यानी 1948 में कम अज़ कम उजरत का कानून बनाया गया है, यानी इतने घंटे काम करने पर कम से कम इतनी मजदूरी देनी चाहिए, इस तरह का कानून बनाया गया है। और
1956 में गैर अखलाक़ी सरगर्मियों को रोकने का एक्ट। गैर अखलाक़ी सरगर्मियाँ यानी इमोरल एक्टिविटीज़, इस तरह के सरगर्मियाँ जैसे ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग और ज़बरदस्ती बच्चों औरतों को कहीं दूर ले जाकर काम पर लगाना, इस तरह के सरगर्मियों को रोकने के लिए 1956 में क़ानून बनाया गया है। 1961 में जहेज़ ममानियत एक्ट। 1961 में जहेज़ पर पाबंदी का क़ानून लगाया गया है। जहेज़ लेना और देना दोनों भी मना है। और 2005 में घरेलू तशद्दुद को रोकने का एक्ट। 2005 में घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए भी क़ानून बनाया गया है। 2005 में हक़ बराए इत्तलात एक्ट, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ चुके हैं। और 1993 ईस्वी में इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट। और 1987 ईस्वी में इस्तेहसाल को रोकने का एक्ट। ये तमाम अहम नुकात आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम मालूमात हैं। दस्तूर हिंद की कौन सी तरमीम के तहत जायदाद के हक़ को बुनियादी हक़ से निकाला गया? चलिए बच्चों बताइए, कौन बताते हैं? जी हाँ, आप बताइए। 1978 ईस्वी में दस्तूर के 44वीं तरमीम के तहत जायदाद के हक़ को बुनियादी हक़ से निकालकर दस्तूरी हक़ में शामिल किया गया। गुड। नेक्स्ट, क़ौमी कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात का अहम काम क्या है? चलिए बताइए, कौन बताते हैं? जी हाँ, आप बताइए। क़ौमी कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात का अहम काम पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ की हिफाजत करना है। वेरी गुड। क़ौमी कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात का काम क्या है? पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ की हिफाजत करना है। नेक्स्ट, चलिए आइए कुछ चंद सवालात हल करेंगे। कौन कौन सी 6 मजहबी कौमों को अक़लियती क़रार दिया गया है? चलिए बताइए, सोचिए, कौन कौन सी 6 मजहबी कौमों को अक़लियती क़रार दिया गया है? जी हाँ, बताइए। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन, इनको अक़लियती कौमें क़रार दिया गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे कौन से हैं? कौन से हैं बच्चों इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ चुके हैं? जी, कोशिश कीजिए। जी हाँ, बताइए। इंसानी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे मंदरज झैल हैं। क़ौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन, जी हाँ। नेक्स्ट, रियासती इंसानी हुकूक़ कमीशन और क़ौमी कमीशन बराए ज़ेर फ़हरिस्त, हाँ, और क़ौमी कमीशन बराए ख़वातीन, जी शाबाश, और क़ौमी कमीशन बराए अक़लियत। वेरी गुड। ये तमाम यानी क़ौमी इंसानी हुकूक़ कमीशन, रियासती इंसानी हुकूक़ कमीशन, क़ौमी कमीशन बराए ज़ेर फ़हरिस्त, क़ौमी कमीशन बराए ख़वातीन, क़ौमी कमीशन बराए अक़लियत वग़ैरह इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं। तो आइए अब हम एक सरगर्मी अंजाम देंगे। जोड़ लगाइए, इस सालिफ और बे को जोड़िए। क़ौमी कमीशन बराए अक़लियत, क़ौमी कमीशन बराए ख़वातीन, इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट, घरेलू तशद्दुद को रोकने का एक्ट, जहेज़ ममानियत एक्ट। इधर है 1993, 1992, 1990, 1961, 2005। तो चलिए बच्चों, आपको कुछ वक्त देती हूँ मैं, आप इसे सोचकर जोड़िए। चलिए लगाएं, जोड़िए। जोड़े तो आइए आपके जवाब की तस्दीक करेंगे। पहला है क़ौमी कमीशन बराए अक़लियत 1992। नेक्स्ट, क़ौमी कमीशन बराए ख़वातीन 1990। गुड। इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट 1993। शाबाश। घरेलू तशद्दुद को रोकने का एक्ट 2005। वेरी गुड। जहेज़ ममानियत एक्ट 1961। शाबाश। आइए बच्चों, अब होमवर्क ले लीजिए। मंदरजा झैल सवालात के जवाब लिखिए।
نمبر 1 ہے دستوری حق تلفی تصحیح کا حق سے کیا مراد ہے. نمبر 2 ہے انسانی حقوق اور بنیادی حقوق کے درمیان فرق کی فہرست بنائیے. نمبر 3 ہے معلومات کا حق کی تشریح کیجیے. اور نمبر 4 ہے انسانی حقوق کے تحفظ کرنے والے ادارے کون سے ہیں لکھیے. تو بچوں ان سوالات کو گھر پر حل کیجیے اور اپنے کلاس ٹیچر کو بتائیے. شکریہ. اللہ حافظ. अनुदिना